30 साल पहले लोग Hyundai को एक मामूली सी कोरियन कंपनी समझते थे जिसकी कार सस्ती और बेकार मानी जाती थी। लेकिन आज इंडिया में Hyundai दूसरी सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी है और दुनिया की टॉप 10 कार कंपनीज में भी शामिल हो चुकी है। फोर्ड, होंडा जैसी कंपनीज को ये नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में टक्कर दे रही है। लेकिन इस वर्ल्ड लेवल की कंपनी की शुरुआत एक छोटे से गरीब बच्चे ने की थी जो बस कुछ ऐसा करना चाह रहा था जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाए। अपने बचपन में ही उसने अपना घर छोड़ दिया था, बहुत से फेलर्स देखे, बहुत बेइज्जती सही, पर हार कभी नहीं मानी और लास्ट में उसने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो उसके देश साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनी। ये कंपनी दुनिया को डेवलप करने के लिए सिर्फ कार ही नहीं बना रही बल्कि वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मशीन, पानी के बड़े बड़े जहाज, ये सारी चीजें Hyundai आज बना रही है। नतीजा ये हुआ कि ये गरीब लड़का साउथ कोरिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। तो अल्फा फैक्ट्स की इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं साउथ कोरिया की Hyundai और उसके फाउंडर की बेहद इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में। दोस्तों, ईयर 1915 में चंग जू यंग नाम के एक लड़के का जन्म कोरिया के छोटे से गांव में हुआ। उस टाइम कोरिया जापान का गुलाम था। बाद में ये देश आजाद होकर आज दो टुकड़ों में बढ़ चुका है, एक नॉर्थ कोरिया है, एक साउथ कोरिया। चंग का परिवार उस टाइम बहुत ज्यादा गरीब था, इतना कि 18-18 घंटे ये लोग खेतों में काम करते थे, फिर भी इन्हें खाना मुश्किल से ही मिल पाता था। लेकिन चंग के सपने बहुत बड़े थे। वो खेती करना नहीं बल्कि टीचर बनना चाहते थे। 7 भाई बहनों में चंग सबसे बड़ा था, इसीलिए जब घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया तो महज 14 साल की उम्र में उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ गया ताकि चंग खेतों में अपने फादर की हेल्प कर सके। वो खेत में सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता था, गांव-गांव जाकर लकड़ियां बेचता था और जानवरों को भी चराता था। पढ़ाई छूट जाने के बाद भी उसने अपने सपने नहीं छोड़े थे। चंग एक दिन खुद से ये सवाल पूछने लगा कि मेरे फादर इतनी एज के बाद भी पैसों और खाने की प्रॉब्लम के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि वो खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं। तो अगर मैं भी इनके साथ यही काम करता रहा तो मेरी भी आने वाली जिंदगी कुछ ऐसी ही गुजरने वाली है। क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? इसी सोच के साथ 16 साल की उम्र में ये बच्चा अपने दोस्त के साथ अपना घर छोड़कर भाग गया और फिर पैदल चलते हुए वो कोरिया के एक शहर पहुंचा, जहां उसने अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू किया। क्योंकि उम्र काफी कम थी और पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए उसे केवल कंस्ट्रक्शन वर्कर और लेबर्स की जॉब ही मिल रही थी। सैलरी भी बहुत कम थी, पर अपनी गांव में खेत में मेहनत करने से ज्यादा वो पैसे इसमें कमा लेता था, इसीलिए वो खुश था। लेकिन महज 2 महीने के अंदर ही उसके फादर ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया और वापस उसे अपने घर ले आए। चंग बिल्कुल भी वापस आना नहीं चाहता था क्योंकि शहर की लाइफ उसे काफी ज्यादा पसंद आई थी। इसीलिए अगले 2 सालों में वो 2 बार फिर अपना घर छोड़कर भाग गया। इस बार वो सियोल शहर भागकर आया था, लेकिन हर बार उसके फादर किसी न किसी तरह से उसे ढूंढ लेते थे। उसके फादर ने उससे कहा कि तुम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने 14 साल की उम्र तक ही पढ़ाई की है, जबकि शहर में एक से बढ़कर एक ग्रेजुएट को जॉब नहीं मिल रही है, इसीलिए तुम्हें फैमिली के साथ यही गाँव में ही काम करना पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों से वो डिमोटिवेट नहीं हुआ, बल्कि एक बार फिर अपना घर छोड़कर भाग गया और यहीं से स्टार्ट हुई उसकी रियल जर्नी। सियोल, जो कि इस टाइम साउथ कोरिया की राजधानी है। जब कोरिया पर जापान की हुकूमत थी तब भी सियोल काफी बड़ा शहर था। यहाँ पर चंग को जो भी जॉब मिल जाती थी वो कर लेता था। उसने यहाँ पर लेबर की जॉब की, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब की, फैक्ट्री में भी काम किया और इस तरह से वो 1 साल तक अपनी अलग अलग जॉब बदलता रहा। फिर लास्ट में उसे जॉब मिली एक राइस स्टोर में जिसका नाम था बोक्योंग राइस स्टोर। यहाँ पर उसे डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। वो साइकिल से चावल कस्टमर्स तक डिलीवर किया करता था। इस जॉब में भी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन चंग के लिए ये एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बन गई थी। वो यहाँ पर काफी मेहनत से काम कर रहा था, जिससे इस राइस स्टोर के ओनर इतना ज्यादा इम्प्रेस हुए कि 6 महीने के अंदर ही उन्होंने इसका प्रमोशन कर दिया। अब चंग को अच्छी सैलरी मिलने लगी थी। कुछ दिन के बाद उसका प्रमोशन राइस स्टोर के अकाउंटेंट के तौर पर हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद ओनर की तबीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि अब मैं इस स्टोर को चला नहीं सकता, इसीलिए बेचने का प्लान बना लिया। चंग के पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए थे कि उसने इस स्टोर को खरीद लिया। चंग जू यंग 22 साल की उम्र में एक राइस स्टोर का मालिक बन गया था। उसने इस राइस स्टोर का नाम बदलकर क्योंगिल राइस स्टोर रखा। अब ये राइस स्टोर पर बिजनेस अपने तरीके से कर रहा था। चावल इतने सस्ते में देने लगा जितने सस्ते में पूरे शहर में नहीं मिलते थे, इसीलिए सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई और काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होने लगा। नतीजा ये हुआ कि इस राइस स्टोर की गिनती सियोल के सबसे बड़े राइस स्टोर्स में की जाने लगी। लेकिन कोरिया पर अब भी जापान की हुकूमत थी और इसी दौरान जापान की चाइना
चाइना से जंग हो गई तो उसे अपने सैनिकों के खाने के लिए राइस की जरूरत थी, इसीलिए जापान ने कोरिया से राइस लेना स्टार्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि चंग का बिजनेस अब पूरी तरह से खत्म हो गया, उसे वापस गांव जाना पड़ा। इतना सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के बाद भी अब वो फिर से गरीब हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और ईयर 1940 में वो फिर से सियोल शहर वापस आ गया। अब वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था। उसने ऐसा बिजनेस सोचा जिसमें जापान की गवर्नमेंट की कोई रोक ना हो। तब उसे मिला कार रिपेयर का बिजनेस। उसने नाम रखा एडो सर्विस गैराज। चंग को कार के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं थी, तो उसने वर्कर्स हायर किए और इस बार भी शहर में सबसे सस्ते में कार रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ये बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा कि चंग की शॉप कस्टमर्स की कार से भरी रहती थी। उसे नए नए वर्कर्स की जरूरत पड़ी। उसने बहुत सारे वर्कर्स हायर किए, लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम आ गई। इस बार उसकी दुकान में आग लग गई, जिससे उसकी पूरी दुकान के साथ साथ कस्टमर्स की कार भी जल गई। अब चंग को न सिर्फ उसकी दुकान का नुकसान हुआ, बल्कि कस्टमर्स को कार के पैसे भी चुकाने थे। उसने एक और लोन लिया और सारा कर्जा चुकाकर फिर से एक नई शॉप ओपन की। उसे भी धीरे धीरे उसने ग्रो करना स्टार्ट किया। उसका नया गैराज भी काफी ज्यादा चलने लगा। इसमें एक दो नहीं बल्कि 70 वर्कर्स काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से नई प्रॉब्लम आ गई। इस बार वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, जिसमें जापान को हथियारों की जरूरत थी। इसीलिए 1942 में जापान ने चंग की कार रिपेयर शॉप पर कब्जा करके इसमें स्टील का काम स्टार्ट करवा दिया। जापान सरकार कोरियंस पर काफी ज्यादा जुल्म कर रही थी, इसीलिए सियोल शहर का माहौल भी खराब हो गया था। वहाँ कभी भी दंगे या लड़ाई हो सकती थी। इसीलिए चंग ने वापस से अपने गांव का रुख किया। 3 बार वो सक्सेसफुल बिजनेस बना चुका था और तीनों बार उसके बिजनेस बाद में फेल हो गए। लेकिन इस बार चंग के पास प्लान था। उसकी शॉप तो जापान की गवर्नमेंट ने ले ली थी, पर चंग ने किसी तरीके से कोरियन करेंसी 50,000 वॉन जमा कर ली थी। उन पैसों को लेकर वो गांव गया और माहौल के शांत होने का इंतजार करने लगा, ताकि वो नया बिजनेस फिर से स्टार्ट कर सके। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के साथ साथ कोरिया आजाद भी हो गया, तो बिजनेसेस पर लगी पाबंदियां हट गईं। चंग वापस से सियोल शहर आया और ईयर 1946 में उसने फिर से कार रिपेयर गैराज स्टार्ट किया। इस बार इसका नाम रखा हुंडई ऑटो सर्विस सेंटर। यानी दोस्तों यहीं से ईयर 1946 में स्टार्टिंग हुई हुंडई की। हुंडई का कोरियन लैंग्वेज में मतलब होता है मॉडर्न। यहाँ पर कार रिपेयरिंग का काफी अच्छा काम हो रहा था। धीरे धीरे गैराज में काफी लोगों की जरूरत पड़ी और 80 लोग इस गैराज में काम करने लगे। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, इसीलिए चंग ने अपनी फैमिली मेंबर्स को भी शहर बुला लिया। वो भी इसके साथ इसी गैराज में काम करते थे। पर तभी चंग ने देखा कि जितने पैसे वो एक कार को रिपेयर करने पर कमा रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा पैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज केवल एक प्रोजेक्ट में ही कमा लेती हैं, यानी करोड़ों रुपए। फिर क्या था, ईयर 1947 में चंग ने हुंडई कंस्ट्रक्शन कंपनी भी स्टार्ट कर दी। 1950 तक इनका बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर एक डिजास्टर इनका इंतजार कर रहा था। कोरियन वार छिड़ गया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में आपस में ही जंग हो गई। चंग को फिर से अपना बिजनेस, अपनी शॉप्स छोड़कर वापस दूसरे शहर बुसान जाना पड़ा, क्योंकि सोल नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के काफी पास मौजूद है। इसीलिए यहाँ पर जंग में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। ये फिर से इतने गरीब हो चुके थे कि इन्हें भाई के साथ न्यूज़पेपर डिलीवर करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों आज हम जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो, उन सब में एक चीज कॉमन होती है, उनके फाउंडर्स का जज्बा। वो कभी हार ही नहीं मानते, और ऐसा ही चंग के साथ भी था। न्यूज़पेपर डिलीवर करने के दौरान उन्होंने न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी। यूएस आर्मी जिसे जंग में साउथ कोरिया की मदद करने के लिए भेजा गया था, उसने न्यूज में ऐड दिया था कि अमेरिकी सेना को बैरक्स बनाने के लिए हेल्प की जरूरत है। चंग जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी चला चुके थे, इस काम में काफी एक्सपर्ट थे, उन्होंने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को लिया और अमेरिकी सैनिकों के रहने के लिए बैरक्स और सेना के जरूरी चीजों के प्रोजेक्ट इन्हें मिल गए। ये काम ये इतने परफेक्शन के साथ कर रहे थे कि जब तक कोरियन वार खत्म हुआ तब तक इनकी कंपनी को अमेरिकी सेना बहुत सारे प्रोजेक्ट दे चुकी थी, और अमेरिकी सेना को इन पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया था कि आने वाले प्रोजेक्ट भी इन्हें ही मिल रहे थे। उस टाइम साउथ कोरिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहाँ पर रोड्स, ब्रिजेस, डैम, इन सब के कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट को करना था। इसीलिए हुंडई को खूब प्रोजेक्ट मिले और ये कंपनी तेजी से ग्रो कर रही थी। लेकिन चंग अब भी सेटिस्फाई नहीं थे। उन्हें अब अपने बिजनेस को विदेशों में फैलाना था। इसीलिए ये अपने देश के पहले इंसान बने जिन्होंने विदेशों में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। इन्हें सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसका नाम है जुबैल इंडस्ट्रियल हार्बर। बहरीन में इन्हें अरब शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर यार्ड कंपनी का प्रोजेक्ट भी दिया गया, और इस तरीके से हुंडई काफी फेमस कंपनी बन गई जो विदेशों में भी कंस्ट्रक्शन कर रही थी। लेकिन इस कहानी में कार्स कहाँ हैं जिसके लिए आज हुंडई फेमस है? दरअसल दोस्तों ईयर
1960s में साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने विदेशों की कार्स पर बैन लगा दिया। विदेश की कंपनी वहां पर तभी बिजनेस कर सकती थी जब साउथ कोरिया की किसी लोकल कंपनी के साथ वो टाई अप करें। वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चाह रहे थे कि कोरियंस भी कार बनाने वाली टेक्नोलॉजी सीखें। इसी दौरान चंग को अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने Hyundai मोटर कंपनी 1967 में स्टार्ट की। इन्होंने अमेरिका की फोर्ड के साथ पार्टनरशिप की और 6 महीने में फैक्ट्री को अल्सन सिटी में बनाकर कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर वो फोर्ड की कार्स को रीबैजिंग के साथ Hyundai के नाम से लॉन्च कर रहे थे और पहली कार लॉन्च की Hyundai Cortina। ये कार जब फोर्ड ने ब्रिटेन में लॉन्च की थी तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी और साउथ कोरिया में ये कार उतनी ही ज्यादा फ्लॉप हो गई। इसके पीछे बड़ी वजह थी साउथ कोरिया की इकोनॉमी, क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन काफी विकसित देश था तो वहाँ की रोड्स अच्छी थी, लेकिन साउथ कोरिया की रोड्स बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए ये कार उन रोड्स पर सही से चल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे Hyundai मोटर्स की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी। बहुत से लोगों ने चंग को ये सजेशन भी दी कि अब इस कंपनी को बंद कर दो और अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ही ध्यान दो। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं Hyundai नाम से किसी भी कंपनी को अगर शुरू करूंगा तो उसके साइन को अपने हाथों से नहीं उतारूंगा। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो इसे सक्सेसफुल बना कर ही रहूंगा। इसी एटीट्यूड के साथ वो इस कंपनी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। Hyundai कंपनी काफी स्ट्रगल कर रही थी लेकिन बंद नहीं हुई। कुछ सालों के बाद साउथ कोरिया की इकोनॉमी भी ग्रो करने लगी तो वहाँ पर बनी रोड्स भी सही हो गयी और इसी के साथ Hyundai Cortina की सेल्स भी अचानक से बढ़ने लगी। उसके बाद Hyundai ने फोर्ड के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी और जापान की मित्सुबिशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे वो केवल कुछ पार्ट्स ही बनवाते थे। बाकी का काम उन्होंने यूरोपियन इंजीनियर्स की मदद से खुद करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर ईयर 1975 में इन्होंने लॉन्च किया Hyundai Pony। इस कार ने Hyundai कंपनी को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया क्योंकि ये साउथ कोरिया में इंस्टेंट ही पॉपुलर हो गई। ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि उस देश में हर 10 में से 4 कार Hyundai Pony होती थी। उसके बाद से Hyundai मोटर्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने साउथ कोरिया के बाहर विदेशों में एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। ईयर 1996 में Hyundai ने इंडिया में सेंट्रो के साथ एंट्री की। धीरे धीरे ये कंपनी इंडिया में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई कि आज इंडियन कार मार्केट में इनका शेयर 15% है। इसीलिए Hyundai इंडिया को अपना सेकंड होम मानती है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी Hyundai की। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।